बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वैसे काफ़ी एक्सटेंसिव एक टॉपिक आ रहा है, लेकिन भी इसका ब्रीफ जो रिव्यू है, मतलब ये आपको पार्ट्स में मिलेगा लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। एटम अगर आपने पढ़ना है तो उससे पहले आपको मतलब मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस है और वो जगह को ऑक्यूपाई करती है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको वॉल्यूम है, तो आप उसको मैटर कहेंगे। मैटर की बेसिकली 3 स्टेट्स आ रही हैं, 4 स्टेट्स आ रही हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और एक प्लाज्मा भी है, उसको भी मैटर की 4th स्टेट कंसिडर किया जाता है। सो इसकी सबसे पहले अब एटम के बारे में जब आप पढ़ने लगे स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम देख लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले मतलब एट द स्टार्ट तो ये कॉन्सेप्ट था कि मैटर जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब ये कि एक ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद फिर ग्रीक्स आए। ग्रीक्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि मैटर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल में। जब आप उसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो आप एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंच जाते हैं जो कि फर्दर इनडिविजिबल होता है। बेसिक यूनिट जब आपके पास आ जाएगा तो वो जो बेसिक यूनिट है वो फर्दर इनडिविजिबल पार्टिकल आपके पास आ जाएगा। लेकिन इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया था, ये किसी भी किस्म का उनके पास एविडेंस नहीं था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। इसके बाद डेमोक्रिटस आया था 460 से लेकर 370 BC तक। उसने इन्हीं पार्टिकल्स को, मतलब ये जो पार्टिकल्स जिनका ग्रीक ने भी जिक्र किया या पहले भी जिक्र किया गया कि मैटर जो है वो कंपोज्ड आ रहा है स्मॉलर इंडिविजिबल पार्टिकल से, तो उसने इन्हीं इंडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम दिया था, वो एटम्स का नाम दिया था। ये फर्स्ट टाइम था कि आपके पास एटम्स का वर्ड यूज़ किया गया था। ये जो वर्ड एटम्स आ रहा है ये डिराइव किया गया था वर्ड एटमॉस से, और इसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। लेटर 17th सेंचुरी जब आ गई, 17th सेंचुरी में क्वान्टिटेटिव स्टडी हुई अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कंपोजिशन मतलब आप किसी चीज़ की तरकीब चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है। जब प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर स्टडी स्टार्ट की गई तो ये पता चला कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कंपोनेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। मतलब ये नहीं कि प्योर सब्सटेंस जो है वो एक ही एलिमेंट से बना हुआ है और वही जो एक एलिमेंट आ रहा है वो सिर्फ उसी सब्सटेंस का पार्ट है, बल्कि ये था कि एक एलिमेंट जो वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का भी पार्ट आ रहा था, या फिर एक जो सब्सटेंस है वो मुख्तलिफ एलिमेंट से भी मिलकर बना हुआ है। उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, मतलब कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, या फिर कंपाउंड जो वो किस तरह से ब्रेक डाउन होकर आपके पास एलिमेंट्स बनाते हैं। 17th सेंचुरी के बाद आपके पास आ जाता है 18th सेंचुरी 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, उसका नाम था जॉन डाल्टन। ये अमेरिकन था जी। जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जी, एटॉमिक थ्योरी। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने काम किया था कि उसने ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आया हुआ था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, मास प्रोपोर्शन का जो आया था, उसने उसके बारे में भी काफ़ी स्टडी की थी। उसने कहा था कि जितनी भी मैटर है, मतलब जितना भी मैटर आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे का सारा किससे बना हुआ है, एटम से। और एटम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का पार्ट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आगे से डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप एटम की डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट डेफिनेशन है इसकी। जो सबसे एक बुक डेफिनेशन आ रहा है उसमें यही है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इतना जो पार्ट है ना डेफिनेशन का, ये बिल्कुल स्पेसिफाई पार्ट है। आगे जो पार्ट आ रहा है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये जो पार्ट होता है कुछ इसको इंक्लूड करते हैं डेफिनेशन में, कुछ इसको इंक्लूड नहीं करते हैं डेफिनेशन में। अब डेफिनेशन के मुताबिक तो ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ रहा है किसी भी एलिमेंट का जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और रिएक्ट करता है केमिकली, और आगे से नए सब्सटेंसेस को क्रिएट करता है या बनाता है।
प्रोडक्ट्स आपके पास जो आते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब ये जो हमारा पास डेफिनेशन का पार्ट आ रहा है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसकी दोनों की एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके हमारे पास जो बेसिक एग्जांपल आ जाते हैं वो नोबल गैसेज आ जाती है, इसमें आ जाता है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह। ये जो एटम्स है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तो इसके लिहाज से भी हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो होते हैं एटॉमिक फॉर्म में नहीं करते बल्कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म, डाई एटॉमिक फॉर्म होती है। जैसे ऑक्सीजन है तो वो O2 के फॉर्म में किसी कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब अगर आप बात करें कि एटम्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हमें वैसे बेसिक जो पढ़े हुए हम लोग तो यही पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके 3 बेसिक पार्ट्स आ रहे हैं। फंडामेंटली आप इन्हीं 3 पार्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको पार्ट ऑफ द एटम कंसिडर किया जाता है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च है वो आपको ये शो कर रही है कि इनके अलावा भी मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे दी हुई हैं आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा देखिए हाइप्रोन है, न्यूट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है और मैनी मोर। मैंने आपको बताया ना कि मोर देन 100 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल जिनको आप मोस्टली जब आप एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो जिनके बारे में आप पढ़ेंगे वो आपके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं जी। आप देखिए जी एटम के अब 2 रीजन्स आपके पास आ जाते हैं। एक आपके पास जो रीजन आ जाता है वो एटम का आ जाता है, 2 रीजन आ जाते हैं। एक आ जाता है न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल रीजन होता है, और न्यूक्लियस के फिर सराउंडिंग शेल्स आ जाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 पार्टिकल्स आपके पास आ जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो सराउंडिंग ऑर्बिट्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं, उनमें आपके पास एक पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे शो किया हुआ है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर होंगे, वो बेजवी शक्ल के होते हैं, ओवल शेप में होते हैं मोस्टली। अगर आप डिटेल में या मॉडर्न रिसर्च में जब आप जाएंगे आगे ज़्यादा तो आप बल्कि आप इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम या न्यूक्लियस का लिखेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो शेल्स हैं वो आपस में ऐसे ओवल शेप है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। अच्छा न्यूक्लियस अब क्या होता है? द न्यूक्लियस इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स which are positively charged and neutrons which are electrically neutral। प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप पी से याद रखें कि प्रोटॉन्स हैं, पी फॉर पॉजिटिव, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स एन से मतलब न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो आगे से बनी होती हैं पार्टिकल्स के, जिनको आप क्या कहते हैं, क्वार्क्स। ये इन पार्टिकल्स के साथ कंपोज होते हैं जी। इससे आगे जब आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपको पता है मैंने बताया है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये तो एटम का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू हो गया आपके पास, जिसमें आपको पता चल गया कि एटम क्या होता है। आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली है, और आपने उसका लिटिल बिट अबाउट द स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ ली है। अब एटम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे ही नहीं मिल गया था, उसके बारे में पहले काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स प्रपोज किए थे, उनकी थ्योरीज आई थी। जो 2 बेसिक मॉडल्स और थ्योरीज हैं जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट से भी, उसमें एक तो आ जाता है रदरफोर्ड का मॉडल और एक आ जाता है बोहर एटॉमिक थ्योरी। इसमें हम लोग सबसे पहले अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल पढ़ें। अच्छा इसके स्ट्रक्चर ऑफ के अलावा, एटम के स्ट्रक्चर के अलावा जो इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी के अलावा में भी साइंटिस्ट ने अलग-अलग से प्रपोज, जैसे आप अलग से पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग से है, प्रोटॉन अलग से है, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस अलग से फाइंड आउट किया गया था, उनका चार्ज मैस रेशो अलग से फाइंड की गई हुई है। यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मैस का कॉन्सेप्ट अलग से आ जाता है। और अगर एटम है तो एटम से आगे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, आइन है, मालिक्यूल है, सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, इन सब की डेफिनेशन भी अलग अलग है, लेकिन वो हम जो है अगले नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना रदरफोर्ड जो मॉडल ऑफ एटम आ रहा है। रदरफोर्ड जो है जी, इसने ये 1911 में 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्लासिक एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया था।
उसने स्टडी किया था स्कैटरिंग ऑफ हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल जो कि इमिट किए थे उसने, एक रेडियो एक्टिव मेटल थे। रेडियो एक्टिव मेटल कोई भी उसने यूज़, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हैं जी। रेडियम और पोलोनियम, पोलोनियम आ रही है, दोनों रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं। मतलब रेडियो एक्टिव मेटल्स वो होती हैं जो कि रेडिएट करती हैं, जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। अब उसका एक्सपेरिमेंट आ जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि उसने एक बीम मारी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को, एक गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस आ रही 0.00004 सेंटीमीटर की थिकनेस थी, उसने उनके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। ठीक है, बम्बार्ड उसने कैसे किया था? थ्रू अ पिन होल इन द लेड प्लेट, एक लेड प्लेट उसके अंदर होल था, उसके थ्रू उसने वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को, गोल्ड फॉइल की जो शीट थी जिसकी थिकनेस आ रही है 0.004 सेंटीमीटर, उसके ऊपर उसने उसको टारगेट किया, बम्बार्डमेंट की उसकी। बम्बार्डमेंट जब उसने की है, अच्छा बम्बार्डमेंट उसने की तो उसकी डिटेक्टर उसने जो यूज़ किया था वो फोटोग्राफिक प्लेट या फिर एक स्क्रीन कोटेड विद द जिंक सल्फाइड उसने एज अ डिटेक्टर यूज़ की थी। अच्छा, जब उसने बम्बार्डमेंट किया तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई थी वो ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जी। जब एक अल्फा पार्टिकल स्ट्रक किया था स्क्रीन के साथ तो फ्लैश ऑफ लाइट पास प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट, मतलब जब भी वो हिट कर रहा है, बम्बार्डमेंट उसने जब किए जो टारगेट पे जाके जब वो लगा तो वहाँ से आपके पास क्या हुआ था, लाइट प्रोड्यूस हुई थी। It was observed that the most of the particles went through the foil undeflected। ये पहला पॉइंट आया और उसने इसमें क्या किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड रहे थे। सम वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, ये दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कुछ उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे और लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे। एंड अ फ्यू और वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, ये थर्ड पॉइंट आ रहा है कि वो जो थर्ड नंबर वाला आया था उसमें उसने क्या दिया कि वो टोटली बाउंस कर गए थे। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। द फर्स्ट वन इज देयर द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सेकेंड वन ये कि वो डिफ्लेक्ट हो गए थे लार्ज एंगल्स पे। एंड द थर्ड वन इज देयर दे टोटली वो डिफ्लेक्ट बैकवर्ड कर गए थे, बाउंस बैक कर गए थे। इसके मुताबिक अब ये जो रीबाउंडिंग आ रही है और डिफ्लेक्शन हुई है कुछ की कुछ एंगल पे और कुछ की नहीं हुई है, इसके लिहाज से उसने डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन दिए तीनों पॉइंट्स के लिहाज से। Rutherford proposed that the rebounding particles must have collided with the central heavy portion of atom called nucleus। ठीक है, ये जो central heavy portion of the atom आ रहा था जिसमें से वो टोटली उसने कहा था ना वो बाउंस बैक कर गए थे, वो बाउंस बैक जो किया था उसके ऊपर उसने ये कंक्लूजन दी थी कि वो हो सकता है वो कोलाइड किए होंगे। हैवी पोर्शन ऑफ द एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम जो आ रहा है उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया तो उसके साथ वो बाउंस बैक कर गए होंगे। अच्छा जी, ये डायग्राम आ रहा है जिसमें उन्होंने शो किया हुआ है, देखिए अल्फा रेज आपके पास आ रही हैं, इसमें आप देखें बाउंस बैक हुई हुई हैं दो रेज जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। कुछ आप देखें बिल्कुल सीधी गई हुई है, कुछ जो है देखें जिनका एंगल डेविएट कर गई हुई है, अब उनका एंगल जो है वो चेंज हो गया हुआ है। सो नेक्स्ट देखें जी आप, अब कंक्लूजन इसकी जो आ जाती है, स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैड रीबॉन्डेड बिकॉज दे हैव कोलाइडेड विद समथिंग मच लार्जर एंड हैवियर एंड विच कंटेन्स द कंसंट्रेटेड रीजन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्यों उसमें से बाउंस बैक कर गए? तो आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो भी डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं वो भी। तो देखिए जब अल्फा पार्टिकल्स सेम सेम जब वो आए हैं, न्यूक्लियस भी आपको पता है उसमें भी प्रोटॉन्स होते हैं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब आपको पता है सेम चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, इस वजह से वो टोटली बाउंस बैक कर गए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सप्लेन एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड, वो जो सीधे स्ट्रेट पास हो गए थे जो अनडिफ्लेक्टेड थे, उसके मुताबिक उसने ये कंक्लूड किया था उससे कि वो हो सकता है कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आ रहा है वो एम्प्टी स्पेस हो, खाली है वो, जिसकी वजह से उनको कोई अल्फा पार्टिकल्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और वो चले गए। द डेविएशन ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ वर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विद इन द फॉइल, मतलब ये न्यूक्लियस वाला रीजन ही आ जाता है जो जिसको वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैड रिबॉन्डेड, ये आपको मैं बता दिया कि वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ उनके कोलाइड कर गए थे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी प्लानिटरी मॉडल।
अगर आप पढ़ेंगे बुक्स के अंदर तो उसमें रदरफोर्ड का ये जो एक्सपेरिमेंट आया था उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन जो दी थी तो उसको रदरफोर्ड एज प्लानिटरी मॉडल भी बोला जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। Rutherford proposed the planetary model similar to the solar system for an atom in which a tiny nucleus is surrounded by an appropriate number of electrons. अच्छा, appropriate number of electron मतलब ये कि जितना उसके अंदर प्रोटॉन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो बैलेंस रहेगा, तभी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम हैज़ as a whole was a neutral, therefore the nucleus must be having the same number of proton as the same number of electrons surrounding it। इसका ये जो पार्ट है वो सही कंसीडर किया जाता है। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट बी स्टेशनरी, यहाँ पे अब आपके पास जाता है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है ये पार्ट उसका, ये अनसेटिस्फैक्टरी पार्ट ऑफ द मॉडल कंसिडर किया जाता है। इफ़ दे वर, उसने कहा था वो स्टेशनरी ही नहीं है, अगर वो स्टेशनरी होंगे दे वुड बी ग्रेजुअली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस टिल दे अल्टीमेटली फॉल इनटू उसने कहा था अगर वो स्टेशनरी होंगे, क्योंकि अब जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, एज अ रिजल्ट उनका जो डिस्टेंस आ रहा फ्रॉम द न्यूक्लियस वो कम होता जाएगा और अल्टीमेटली वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। Therefore, to have a stable atomic structure, the electrons were supposed to be moving around the nucleus in the close orbits। ये उसने जो बात की थी इसको वो एक्सपेरिमेंटली ना ही प्रूव कर सका था और ना ही इसके बारे में वो एक प्रॉपर एक लॉजिक प्रपोज कर सका था। इट वाज मेजर स्टेप टुवर्ड द, लेकिन हाँ इसका इसका जो मेजर स्टेप आ रहा है टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम, बट द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनएक्सप्लेन्ड इन द एटम। Limitations, Rutherford's planet-like picture was, अच्छा मतलब जो डिफेक्ट आया था इसके मॉडल के अंदर जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, जिन क्वेश्चंस के वो आंसर नहीं कर सका था, क्वेश्चन उसमें काफ़ी ज़्यादा था लेकिन मेन जो क्वेश्चन आ रहा था वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वाला जो पोर्शन उसने बताया था ये वही है। Rutherford's planet-like picture was defective and unsatisfactory because a moving electron must be accelerated toward the, अच्छा अब ये कि अगर वो मूव कर रहे थे तो मूव कर रहे हैं तो वो भी मूव करते करते दे विल कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एटम का जो रेडियस है वो कम से कम होता जाएगा और सेम वही है कि वो उसके अंदर फॉल कर जाएंगे और एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो रदरफोर्ड जो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। सो दैट्स ऑल, ये एटम का स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास, ये जो फर्स्ट मॉडल प्रपोज किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसके बाद जो बोहर एटॉमिक नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगी अबाउट द बोहर एटॉमिक थ्योरी जो आ जाती है, और फिर उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू जी।